आज फिर से हम सी टेट, यूपी टेट, बीईओ और अन्य पीसीएस संबंधी परीक्षाओं के लिए कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं। उनमें से हमारा पहला प्रश्न है, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस 4 हमको दिए हुए हैं, मधुबनी, भागलपुर, गया और मुंगेर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिए गए हैं चितरंजन दास, SN बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। तो हमारा 4 ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सही है चितरंजन दास, जिनको एक विशेष उपाधि दी गई थी, देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास को दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चितरंजन दास को कौन सी उपाधि दी गई थी या देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी हमारे पास हैं। जैसे चितरंजन दास थे कौन? चितरंजन दास एक वकील थे जिनकी असली चीज़ जो है सामने आई, जिनकी असलियत सामने आई कब कि वो कैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वंदे मातरम पत्रिका, सबको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादक कौन था। तो मैं चितरंजन दास के बारे में बता रहा हूँ तो सबके दिमाग में आ जाएगा कि चितरंजन दास थे, लेकिन नहीं, वंदे मातरम पत्रिका के लेखक और पब्लिशर यानी संपादक जो थे वो अरविंद घोष थे। उन पर एक केस हुआ तो उसको लड़ने का काम किया था चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने उस केस को जीत करके साबित कर दिया कि वो एक अच्छे वकील हैं और एक अच्छे नेता भी थे। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। चितरंजन दास द्वारा की गई पार्टी की स्थापना कौन सी थी? कौन सी पार्टी की उन्होंने स्थापना की? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर है स्वराज पार्टी। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 2 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब कुछ और बातों को जान लेते हैं चितरंजन दास के बारे में। जैसे सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी, ये सारे काव्य ग्रंथ जो हैं वो भी चितरंजन दास के द्वारा ही लिखे गए हैं। एक और चीज़ बता देते हैं, इसमें 3 नाम और दिए हुए हैं, SN बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान एक बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला गया था। उस समय भी चितरंजन दास को ही कार्यभार दिया गया था, लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। इस वजह से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान को 1921 अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ा। कुछ बातें और हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हम सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ये सबको याद होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था और उसी साल कांग्रेस की शुरुआत भी हुई थी। कांग्रेस की शुरुआत करने का काम किया था A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की शुरुआत की थी। तो ये सारी बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और पहला जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कांगड़ी विद्यालय में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा, यहाँ ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। तो एक बात आप जान जाइए कि सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो कनाडा के पास है। अच्छा, अब भारत की तटीय रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे भारत की तटीय रेखा कुल कितनी है? तो भारत की जो तटीय रेखा है
वो 7,516.6 किलोमीटर की है। और इंडियन ओशन में मतलब हिंद महासागर में जितनी बड़ी कोस्ट लाइन, जितनी बड़ी तटीय रेखा भारत के पास है, उतनी बड़ी तटीय रेखा किसी भी देश के पास नहीं है। इसी वजह से उस सागर का नाम हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है, वो किसका उदाहरण है? अब बहुत कम उम्मीद होगी कि आपने पेनाइन पर्वतमाला या फिर अल्पेशियन पर्वतमाला का नाम अच्छे से सुना होगा या उसके बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे, लेकिन अरावली के बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि अरावली एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि अगर अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो ये पेनाइन यूरोप और पेनाइन जो कि यूरोप में है और अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है, ये भी एक पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? प्रश्न फिर से पढ़ लें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? मैंने इसके पहले वीडियोस में पूरा अच्छे से क्लियर किया था कि नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके सारी नदियां जो हैं वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसमें नदियां कौन कौन सी होंगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो हैं वो कहाँ गिरेंगी? वो 100% हो जाएगा कि वो गिरेंगी हमारी बे ऑफ बंगाल में, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अब चलते हैं कुछ और नदियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कावेरी नदी का नाम दिया हुआ है, कावेरी नदी। कावेरी नदी को ये सबको पता होना चाहिए दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं कावेरी नदी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। ये याद रखना होगा सबको कि गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। लेकिन दक्षिण की गंगा अगर कभी पूछता है तो हमको कावेरी नदी याद रखनी पड़ेगी कि कावेरी नदी ही दक्षिण की गंगा है, न कि दक्षिण गंगा है। तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत में यरलुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि यरलुंग जंगबो नदी किस नदी का नाम है। तो ये हमारे, अब गंगा जो है, गंगा तो गंगा में ही बहती है तो उसका नाम तो गंगा ही है। सिंधु नदी है, उसका नाम भी कहीं नहीं बदला। महानदी का भी नाम कहीं नहीं बदला। यहाँ बदला है तो केवल एक ही नदी है जिसका नाम बदलता है, वो है ब्रह्मपुत्रा है। तो ब्रह्मपुत्रा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये जो नाम है ये चाइना का नाम है, ठीक है। जब ये तिब्बत में आती है तो युरलुंग तंगसंग्यो के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तंगसंग्यो के नाम से इसको अच्छे से हम जानते हैं। या फिर उसको कहीं कहीं संपो भी कहा जाता है। इसी नदी को तिब्बत में कहीं कहीं सांपो नदी भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे आप लोग क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है। ये सांपो नदी के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ और नाम भी हैं, वो भी जान जाते हैं। जैसे जब ये जाती है ब्रह्मपुत्रा जो होती है, जब इंडिया में एंटर करती है, जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो इसको दिहांग नदी के नाम से, कहीं कहीं दिहांग भी दिया होता है, तो उसके नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद जब ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अब गंगा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये सबको पता होगा कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिला। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी, इससे पहले वाले में भी बताया है।
तो इसके भी कई नाम दिए गए। जैसे जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा का नाम दिया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र ही मिलकर के बनाते हैं और वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बनाने का काम गंगा और ब्रह्मपुत्र ही करते हैं, ठीक है। और यही दो नदियाँ जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटका। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, हरियाणा में अब तक किसी पर्टिकुलर जनजाति की पहचान नहीं की गई है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे, जिनको हम जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति जो है वो कोली जनजाति है। कोली जनजाति महाराष्ट्र की है। तो पूछा जा सकता है कि कोली जनजाति का कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति जो है वो गोंड है, गोंड, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें इसी से उठेगा कि कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो कर्नाटक में बहुत सारी जनजातियां हैं। उनके नाम हैं बेदार जनजाति, टोडा जनजाति, हिक पिक्की जनजाति, जैन करूबा जनजाति, कुडू कुरुबा जनजाति, कुटुन्याकन जनजाति, कोंडा कपूर जनजाति। तो ये सारी जनजातियां जो हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। और एक बात और याद रखने वाली है कि छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियों को रजिस्टर किया गया है। उनमें से मेन कौन सा है? गोंड जनजाति है। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि चेंजेबल, एक्सचेंज, परिवर्तनीयता यानी एक्सचेंज की बात कर रहा है। तो सिंपल सा, नोटों को सोने में परिवर्तित होने सक्षम होना बताया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया, रुपए तथा अन्य मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, बाजार की ताकतों द्वारा रुपए का मूल्य तय किए जाना तथा अनुमति देना। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो तो कहीं भी बदलने की बात तो नहीं कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। हमारा अगला है, भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करने का कोई मतलब ही नहीं है कि जब बदलाव करना है, हमें बदलना है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास अपने आप हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन, नोट को सोने में परिवर्तित करना। तो नोट को सोने में तो परिवर्तित कोई भी कर सकता है, ठीक है, ये आरबीआई भी कर सकती है। लेकिन जब परिवर्तनीयता की बात आती है तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रुपए एवं अन्य मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। मतलब रुपए और अन्य मुद्राएं कोई भी हो सकती हैं, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डॉलर्स हो सकते हैं, मतलब उनकी करेंसी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य किससे है? रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देने से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में सम्मिलित है। कौन कौन सा वित्तीय क्षेत्र के सुधार में सम्मिलित किया गया? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर का मतलब होता है स्पिरिचुअल लिक्विड रेशियो को कम करना। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक में जो कैश रखा जाता है एक पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज होता है कि उनको उतना रखना होता है। एसएलआर मतलब कि लिक्विडिटी यानी कि उनको गोल्ड, सिल्वर या फिर डायमंड में उतना रखना होता है। बीमा क्षेत्र दूसरा ऑप्शन है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले भी कर देना कि मतलब उसमें बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में आप देख रहे हैं कि एंटर कर गई हैं। आईसीआईसीआई है, फिर बहुत सा बजाज फाइनेंस है, अब तो बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं। ब्याज दर का अविनियमन, ठीक है। तो और चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं कि जिससे हम अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में
यानी जस्ट 19वीं शताब्दी ख़त्म होने के बाद कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या रीज़न थे उसके पीछे? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियाँ। तो ये सही है, क्योंकि जैसे सबको पता है कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल था और एक नरम दल था। गरम दल के जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल, नाम तो सबने सुना होगा, लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसमें एक और नाम है अरविंदो घोष, जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये भी एक गरम दल के ही नेता थे। नरम दल में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि नेता थे। यानी कि ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ये सही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य। तो ये उद्देश्य भी सही है कि अब उद्देश्य भी दोनों के अलग अलग थे। दोनों चाहते थे, दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन वो जैसे अलग था। कैसे अलग था कि जो गरम दल था वो चाहता था पूर्ण स्वराज, लेकिन नरम दल क्या चाहता था कि वो ब्रिटिश राज तो रहे लेकिन स्वशासन हो, यानी ब्रिटिशर्स को अपने द्वारा शासन कराया जाए। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलनों की भागीदारी। तो मतलब कांग्रेस में देखने वाली बात थी कि गरम दल से ज़्यादा लोग बिलोंग कर रहे थे और नरम दल से भी, तो ये भी एक ऑप्शन सही माना जा सकता है। और जब ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका मतलब कि हमारा ये चौथा ऑप्शन सही होगा कि उपर्युक्त सभी, यानी कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी विभाजन हुआ, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर भी विभाजन हुआ और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी विभाजन हुआ। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन चौथा सही है। अब कुछ क्वेश्चन है कांग्रेस से रिलेटेड। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में हुआ, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन में। तो अगर हम डिवीज़न यानी कि बंटवारे की बात जान रहे हैं तो फिर ये भी जानना चाहिए कि वो सारे लोग एक कब हुए। उससे पहले 1906 में एक और विभाजन हुआ था मुस्लिम लीग का। आगा खां और समीमुल्ला खां ने मिल करके एक नया पार्टी बना लिया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो इस मुस्लिम लीग को भी एक में मिलाया गया था। वो कब मिलाया गया? वो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में मिलाया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन। ये सबको याद रखना होगा कि किस ईयर में और किस अधिवेशन में ये सारे जितने भी टुकड़े में जो ग्रुप बट गया था, जो कांग्रेस बट गई थी, वो फिर से एक कब हुई? तो 1916 में। उस समय में अध्यक्ष कौन था ये कभी पूछ सकता है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब लोग याद कर लें। अंबिका चरण मजूमदार। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। अब एक और क्वेश्चन इसी से पूछते हैं कि कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सर्वप्रथम किसने अपनाया था? अब सबके दिमाग में आ रहा होगा स्वराज तो चित्तरंजन दास ने शुरुआत किया था स्वराज पार्टी की, तो उन्होंने ही अपनाया होगा। ऐसा नहीं है। स्वराज सबसे पहले अपनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और आज का हमारा प्रश्न है कि देश बंधु तो आप सब ने जान गया कि चित्तरंजन दास को कहते हैं, लेकिन दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु किसे कहा जाता है? और भारत का बिस्मार्क या चाणक्य किसे कहते हैं? जिसको ये आंसर पता हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकता है, और नहीं तो मैं फिर अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इससे मिलते रहें।